कहानी की शुरुआत में हमें साहेल रीजन अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, जो ग्लोबल टेररिज्म के लिए सबसे कुख्यात इलाका है और इसीलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इसे फॉरबिडन जोन ऑफ डेथ का नाम दे रखा है। अभी इस जगह पर एक सीक्रेट बेस देखने को मिलता है, जहां पहाड़ों के बीच बने गेट पर हेविली आर्म्ड गार्ड्स खड़े होते हैं। लेकिन इतने में ही एमसी वहां पहुंच जाता है और बिना कोई शोर मचाए उन सबका खेल खत्म कर देता है। अंदर जाते ही एमसी का एक साथी बोलने लगता है कि बॉस, कुछ तो गड़बड़ है, रास्ते में सिर्फ 2 गार्ड्स ही क्यों थे। एमसी उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि टारगेट इंडिकेटर बता रहा है कि आइटम बस आगे ही है। कुछ देर बाद एमसी एक अंधेरे कमरे के बाहर आ जाता है और गेट खोलते ही उसका साथी सामने रखे एक बॉक्स को देखकर बोलता है कि आइटम वही है। लेकिन जैसे ही एमसी बॉक्स के पास आकर उसे ओपन करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो एक ट्रैप है और बॉक्स के अंदर रखी चीज ब्लास्ट होने में सिर्फ 20 सेकंड्स बचे होते हैं। एमसी चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए बोलता है कि रेड वुल्फ रन। रेड वुल्फ जवाब देता है कि बॉस, आप पहले जाओ। और इतना कहते ही एमसी जैसे ही कमरे से बाहर जाता है, वो वहीं रुककर गेट को बंद करने लगता है। एमसी चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी निकलो। लेकिन रेड वुल्फ कहता है कि बॉस, जल्दी चले जाइए, वरना हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। और इतना कहते ही वो गेट को लॉक कर देता है। ठीक उसी वक्त टाइमर खत्म हो जाता है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका होता है। ये घटना डार्क वेब पर तेजी से फैलने लगती है और ब्रेकिंग न्यूज आती है कि वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वुल्फ किंग एक छोटे से अफ्रीकन कंट्री में अपने मिशन में फेल हो गया और एक्सप्लोसिव्स डेटोनेट होने से उसकी बॉडी टुकड़ों में उड़ गई। लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि क्या वुल्फ किंग, जो असैसिन वर्ल्ड में किंग ऑफ असैसिन्स के रूप में पूजा जाता है, वो सच में मर गया। वो तो एक एस रैंक असैसिन है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पिनेकल ऑफ कॉम्बैट पावर। उसने आखिर कैसा मिशन कर लिया। कितना अफसोस की बात है, अब वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन शायद पूरी तरह केओस में आ जाएगा। लेकिन सीन चेंज होता है और पता चलता है कि एमसी अभी भी जिंदा है। वो पहाड़ों के पीछे निकलता है और सोचता है कि वो वुल्फ किंग है, जिसे असैसिन वर्ल्ड ने अनप्रेसिडेंटेड किंग ऑफ असैसिन्स माना है। लेकिन इस ऑपरेशन में उसे एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। उसका साथी रेड वुल्फ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिससे वो बच गया। और इस बैटल में बुरी तरह घायल होने के बाद अपनी मेरिडियंस की रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के दौरान उसने अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया, अपनी सभी मेरिडियंस को कनेक्ट कर लिया और सच में लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स रियल्म यानी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म को अचीव कर लिया। फिर भी अब वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी जीना चाहता है। अब वो एरोगेंट नहीं रहा, अपना एज छिपाकर मॉर्टल वर्ल्ड में 1000 साल पुराने कछुए की तरह छिप गया है। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बात कांटे की तरह चुभती है, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता और उसे पूरा करना ही है। सीन दोबारा चेंज होता है और एमसी को स्टेशन के बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहां से अभी निकलने के बाद वो सीधा एक टैक्सी के पास आता है और ड्राइवर से बोलता है कि ड्राइवर, नो 33 विशान टियान्युआन। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऑल राइट, गेट इन। और ड्राइव करते हुए एमसी से पूछता है कि यंग मैन, आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आप यहाँ के नहीं हैं, क्या वुलिंग में रिलेटिव से मिलने आ रहे हैं। एमसी बोलता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, जिस पर ड्राइवर बोलता है कि फेंग फैमिली के साथ टाइज क्लेम करना इतना आसान नहीं है। कुछ देर बाद वे लोग एक आलीशान घर के सामने रुक जाते हैं और ड्राइवर बोलता है कि हम पहुंच गए, कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं वेट करूंगा, आप राउंड ट्रिप का किराया एक साथ दे देना। एमसी पूछता है कि आपका मतलब क्या है, तो वो बोलता है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी एमसी कार से उतरता है और सामने देखते हुए बोलता है कि लगता है आज फेंग फैमिली का कोई जॉयस ओकेजन है। तभी पीछे से ड्राइवर बोलता है कि आज फेंग फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम साफ दिखाई दे रहे हो कि तुम फेंग्स के साथ सोशल लैडर चढ़ने आए हो। अगर तुम फेंग फैमिली के गेट्स के अंदर भी जा पाए तो मैं होंगशन के चारों ओर नहाकर दौड़ूंगा। एमसी अभी प्रवेश द्वार के सामने आकर गेट के ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने लगता है, जहां फेंग निवास लिखा हुआ था। एमसी मन में बोलता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी है और फिर उस पुरानी घटना की जांच करनी है। एमसी ये सोच ही रहा था कि इतने में 2 गार्ड उसे रोकते हुए सीधा निमंत्रण पत्र दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर एमसी पूछता है कि कैसा निमंत्रण। तो एक गार्ड आकर दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम दावत के लिए नहीं आए हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है। एमसी बोलता है कि मैं फैंग वानमिंग अंकल से मिलने आया हूँ। इतना कहते ही वो अपने पास से एक तस्वीर निकाल लेता है, जिसमें उसके पिता के साथ अंकल की फोटो थी। गार्ड तस्वीर को देखते हुए बोलता है कि शक्ल में तो बिल्कुल मिलते जुलते हो। एमसी अभी अपने पास से एक छोटा सा डिब्बा निकालते हुए बोलता है कि अंकल मेरे पिता का ये मेडल देख लेंगे तो वो मेरी पहचान खुद समझ जाएंगे। तो गार्ड बड़े ध्यान से उसे लेते हुए बोलता है कि कृपया एक पल रुकिए, हम तुरंत मालिक को सूचित कर देंगे। कुछ देर बाद हवेली के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सभी प्रतिष्ठित लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कल ही यून अपना बैग लेकर स्कूल जाती थी और अब उसकी सगाई और शादी हो रही है। इसी समय अंकल खड़े होकर बोलने लगते हैं कि सम्मानित अतिथियों, आज मेरी बेटी फैंग यून और वान परिवार के सबसे बड़े बेटे वान जिमिंग की भव्य सगाई है। चलिए सभी मिलकर गिलास उठाएं और इन दोनों युवाओं को बधाई दें। और
और मेरी कामना है कि हमारे फैंग परिवार और वान परिवार का कारोबार हमेशा ऐसे ही फले फूले। अंकल की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी समय वो गार्ड थोड़ा परेशान होते हुए अंकल के पास आता है और एमसी ने जो डिब्बा दिया था उसे दिखाते हुए बोलता है कि मालिक, बाहर एक युवक आपसे मिलना चाहता है और वो ये लाया है। डिब्बे के अंदर से मेडल को उठाते ही अंकल थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या जियांग परिवार का कोई यहाँ आया है? ये सुनकर मिसेस फैंग भी बोलती हैं कि क्या जियांग परिवार का कोई, वो भी इस अहम मौके पर सामने क्यों आ गए? उनकी छोटी बेटी भी पूछती है कि माँ, कौन सा जियांग परिवार? आपका चेहरा इतना अचानक क्यों बदल गया? तो मिसेस फैंग बोलती हैं कि बचपन में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी दीदी की शादी जियांग परिवार के बेटे जियांग हाओ के साथ तय की थी। तो अभी छोटी बेटी हैरान होते हुए दादाजी से बोलती है कि दादाजी, अगर बाहर आया शख्स सच में जियांग परिवार का बेटा है तो आपको दीदी का साथ देना होगा। आप उसे किसी अनजान शख्स से शादी नहीं करने दे सकते। दादाजी बोलते हैं कि ठीक है, अभी घबराओ मत। वान मिंग, तुम जाकर पहले देख लो। अंकल यहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि तुम सब यहीं रुको और वान परिवार का ख्याल रखो, मैं जाकर उस मेहमान से मिलता हूँ। कुछ देर बाद अंकल एमसी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हाउजी, सच में तुम ही हो, मैं इन सालों में तुम लोगों को खूब ढूंढता रहा। अंकल की बातें सुनकर एमसी भी थोड़ा खुश होते हुए बोलता है कि अंकल, मुझे आने में देर हो गई, मैंने आपको परेशान कर दिया। देखते ही देखते अंकल एमसी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आखिरी बार मिले हुए कितने साल हो गए और तुम अब एक जवान इंसान बन गए हो। वैसे तुम्हारे पिताजी ठीक तो हैं? वो क्यों नहीं आए? तो एमसी जवाब देता है कि मेरे पिताजी 10 साल पहले अपनी पुरानी चोटों की वजह से चल बसे। ये बात सुनने के बाद अंकल फैंग को जोरदार झटका लगता है और वो थोड़ा अपराध महसूस करते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है। अगर उस वक्त उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो उन्हें चोट ना आती। और हाउजी, तुमने इन पिछले कुछ सालों में बहुत तकलीफें झेली हैं। एमसी उन्हें थोड़ा तसल्ली देते हुए कहता है कि सब ठीक है, ये सब बीता हुआ कल है। वैसे अंकल फैंग, मैं इस बार अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। उन्होंने मुझे आज आपसे मिलने को कहा था और कहा था कि आपसे मिलते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अंकल फैंग कहते हैं कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा मैं समझता हूँ। बस अभी वो ये सब बातें ही कर रहे थे कि इतने में परिवार के बाकी सदस्य भी वहाँ आ जाते हैं। तो अंकल फैंग एमसी से कहते हैं कि हाउजी, ये तुम्हारी आंटी हैं और यून, तुम्हें तो याद ही होगा, बचपन में तुम दोनों साथ में घर घर का खेल खेला करते थे। एमसी भी थोड़ा उत्साहित होते हुए कहता है कि दीदी यून, हमें मिले हुए कितने साल हो गए, आप इतनी बदल गई हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया। आगे औपचारिकता पूरी करने के लिए यून कहती है कि नमस्ते, मेरी बचपन की यादें भी थोड़ी धुंधली हैं। लेकिन अभी छोटी बेटी गुस्से के साथ एमसी से बोलती है कि 10 साल बाद दिखाई दे रहे हो, वो भी आज ही के दिन। बताओ, आज यहाँ किस मतलब से आए हो? तभी हॉमिंग भी बोलने लगता है कि पूछने की क्या जरूरत है, जाहिर है मेरी दीदी के लिए ही आया है, फैंग परिवार की सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखना छोड़ दो, मेरी दीदी की सगाईवान परिवार के युवा मुखिया से तय हो चुकी है। अंकल फैंग गुस्से से फट पड़ते हैं और कहते हैं कि हॉमिंग, अपना मुंह बंद रखो। एमसी पूछता है कि अंकल फैंग, आखिर मामला क्या है? मैं तो इस बार अपने पिता की आखिरी इच्छा के लिए आया हूँ। यून भी पूछती है कि पापा, क्या हो रहा है? तो अंकल फैंग थोड़ा परेशान होते हुए बोलने लगते हैं कि बचपन में तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारी और यून की सगाई तय की थी, यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है। अंकल फैंग की ये बात सुनने के बाद यून और एमसी दोनों ही हैरान रह जाते हैं और एक साथ बोल उठते हैं कि क्या बचपन की सगाई? अंकल फैंग बोलने लगते हैं कि बिल्कुल सही, ये वो समझौता है जो मैंने अतीत में तुम्हारे पिता से किया था, इसे एक वादे की तरह समझो। एमसी भी चुपचाप खड़ा होकर मन में सोचने लगता है कि तो मेरे पिता की आखिरी इच्छा ये बचपन की सगाई थी? नहीं, एक बार मार्शल वर्ल्ड में कदम रखने के बाद ये समुद्र जितना गहरा हो जाता है, अब शादी करने से मैं खुद का और दूसरों का ही नुकसान करूंगा। इतना सोचते ही वो कहने लगता है कि अंकल फैंग, अगर ये मेरे पिता की आखिरी इच्छा है तो मैं इस शादी को रद्द करना चाहता हूँ। हाओमिंग गुस्से से बोलता है कि पाखंडी, तुम आज यहाँ इसलिए दौड़े चले आए क्योंकि तुम्हें पता चला कि मेरी दीदी और वान परिवार के युवा मुखिया की सगाई हो रही है ना? छोटी बेटी भी बोलती है कि बिल्कुल सही, तुम बस हमारे परिवार की सीढ़ी चढ़ने से डर रहे हो। और अंकल फैंग अपने बेटे और बेटी की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि क्या? तो हाओमिंग दोबारा से बोलता है कि ये सिर्फ एक भिखारी है, मेरे साले बनने का इसमें क्या हक है? अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बदतमीज, तुरंत हाउजी से माफी मांगो वरना देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। और इतना बोलते ही वो हाओमिंग को मारने के लिए हाथ उठाते हैं। हाओमिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि पापा, मारो तो मुझे मारो, अगर तुम्हारे पास अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से करने का हिम्मत है तो मुझे पीट पीट कर मार डालो। इसी समय हाओमिंग के सामने यून आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि पापा,
क्या आप सच में वान परिवार के साथ मेरी सगाई रद्द करके मुझे जियांग हाउ से शादी करने पर मजबूर करना चाहते हैं? अंकल वो गुस्से के साथ यियुन से बोलते हैं कि बिल्कुल सही, तुम्हारी शादी हाउजी से 20 साल पहले तय हो गई थी, इसे बदला नहीं जा सकता। यियुन आंसू बहाते हुए दोबारा बोलती है कि तो अपनी बेटी की खुशी को अपनी स्वार्थी प्रतिज्ञा के लिए कुर्बान कर देंगे। आप पिता कहलाने के लायक नहीं है। इतना बोलने के साथ ही वो दौड़कर वहां से जाने लगती है। अंकल फैंग एमसी से बोलते हैं कि हाउजी, तुम अभी यहाँ रुको, अच्छे से नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। एमसी कहता है कि अंकल फैंग, मुझे अभी भी लगता है। तो अंकल बोलते हैं कि मेरी बात मानो, मैं सब कुछ सुलझा दूंगा। अंकल की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है। अभी रात के समय का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने कमरे में बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहा होता है। उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की ऑरा निकल रहा होता है और वो अभी मन में बोलने लगते हैं कि अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन रियल में कदम रखने वाला हूँ। एमसी मेडिटेट करते हुए नीचे ग्रैंडपा और अंकल फैंग जो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं वो सब कुछ सुन पा रहे होते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि वान मिंग, क्या तुम सच में यियुन की शादी जियांग हाउ से करने पर अड़े हो? तो अंकल फैंग बोलते हैं कि हाँ, हाउजी के पिता की मृत्यु मेरी वजह से हुई थी। अगर उन्होंने अतीत में मुझे बचाने के लिए खुद को बुरी तरह घायल न किया होता तो उनका परिवार बर्बाद न होता और आज फैंग परिवार का ये वैभव भी न होता। पापा, अगर मैं अपना वादा तोड़कर सगाई रद्द कर दूं तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक रहूंगा? तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा करके तुम अपना पुराना वादा तो निभा रहे हो, लेकिन तुम यियुन को तकलीफ दे रहे हो। तो अंकल फैंग थोड़ा परेशान होता हुआ बोलते हैं कि यियुन मेरी बेटी है, वो भविष्य में अपने पिता की मजबूरियां जरूर समझ लेगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अभी वुलिंग सिटी में हर कोई हमारे फैंग और वान परिवार के बीच हुई शादी के गठजोड़ के बारे में जानता है। अब सगाई रद्द करने से निश्चित रूप से वान परिवार का गुस्सा भड़क जाएगा। तो अंकल फैंग बोलते हैं कि मैं इससे निपटने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो ग्रैंडपा इस बार बोलने लगते हैं कि मैं इस शादी के लिए राजी हो सकता हूँ, लेकिन 3 शर्तों पर। अंकल फैंग कंडीशंस पूछते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि पहली, उसका स्वभाव परखने के लिए 3 महीने का समय। दूसरी, तुम उसे साइडलाइन से कोई मदद नहीं कर सकते। और तीसरी, उसे हमारे फैंग परिवार का लाइव इन सन इन लॉ बनना होगा। अंकल फैंग पूछते हैं कि क्या एमसी इसके लिए राजी होगा? तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि वुलिंग सिटी में हमारे फैंग परिवार का एक प्रतिष्ठित दर्जा है। हम अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक ऐसे गरीब लड़के से कैसे कर सकते हैं जिसकी बिल्कुल भी पृष्ठभूमि नहीं है? अंकल फैंग मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है तो मैं जाकर हाउजी से बात करता हूँ। सीन दोबारा से एमसी की ओर शिफ्ट होता है। वो अभी भी मेडिटेट कर रहा होता है और मन में बोलता है कि अंकल फैंग ने मेरे लिए इसमें बहुत सोच विचार किया है, मैं अब उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। इसी समय अंकल फैंग गेट के बाहर आते हैं और एमसी से पूछते हैं कि क्या वो सो गया है। एमसी ड्रेस पहनते हुए अंकल फैंग को अंदर आने के लिए कहता है। अंकल फैंग अंदर आकर बोलने लगते हैं कि हाउजी, यियुन के साथ तुम्हारी शादी के बारे में। एमसी कहता है कि अंकल फैंग, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। तो अंकल फैंग बोलते हैं कि सच में हाउजी, क्या तुम फैंग परिवार में लाइव इन सन इन लॉ बनने के लिए तैयार हो? एमसी भी इसके लिए मान जाता है। तो अंकल फैंग एमसी को पकड़कर उसे माफी मांगते हैं। एमसी बोलता है कि आप बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। अंकल फैंग बोलते हैं कि ठीक है, अच्छे से आराम करो, मैं जाकर बाकी इंतजाम करता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से जाने लगते हैं। एमसी मन में सोचता है कि अंकल फैंग को परेशान न करने के लिए मुझे अभी इसके लिए राजी होना ही होगा। रह रही बात 3 महीने बाद की, तब तक मैं ये शहर छोड़कर जा चुका होऊंगा। सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें वान फैमिली की ओर का सीन दिखाया जाता है। वान गुओफेंग अभी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि क्या सगाई रद्द करना? सगाई समारोह में तो बस 3 दिन बाकी हैं। तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? उनके सामने अभी अंकल फैंग खड़े थे। वो बोलने लगते हैं कि मुझे उम्मीद है कि भाई वान मेरी मजबूरी समझेंगे। आखिरकार पहले एक वादा किया गया था, आप नहीं चाहेंगे कि मैं अपना वादा तोड़ने वाला और न्याय को छोड़ने वाला इंसान बनूं, है ना? तो वान गुओफेंग बोलते हैं कि तो तुम मेरे वान परिवार का मजाक बनाकर हमें पूरी वुलिंग सिटी में हंसी का पात्र बनाना चाहते हो? अंकल फैंग रिप्लाई देते हैं कि चूंकि बात यहाँ तक आ ही गई है तो अपनी माफी के तौर पर फैंग ग्रुप एंगसिन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लेगा। वान गुओफेंग और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे वान परिवार को 3 साल का बच्चा समझते हो? थप्पड़ मारकर फिर मीठा देने का नाटक? मेरा वान परिवार इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हम निश्चित रूप से तुम्हारे फैंग परिवार से इसकी कीमत चुकवाएंगे। इतना बोलने के साथ ही वो अभी वहां से जाने लगते हैं और पीछे अंकल फैंग बोलते हैं कि मेहमान को विदा करो। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। इस बार हमें एक साइबर कैफे का सीन दिखाया जाता है और एमसी भी यहाँ आ गया होता है। वो अभी एक कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लगता है। वो अभी एक पर्सन को देखते हुए मन में बोलने लगता है कि ये एक एस रैंक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है, इसकी कीमत इतनी ही है, लेकिन इसका पीछा क्यों किया जा रहा है? वो और अभी सीक्रेट न्यूज को देखने लगता है और मन में सोचने लगता है कि तो यही बात है, पैन युनबाई में बुराई के प्रति गहरी नफरत है। सच में मेरे मास्टर के करीबी दोस्त
दोस्त होने के लायक हैं। इसी समय उसकी नजर एक और न्यूज पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। न्यूज पर लिखा था कि वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वुल्फ किंग मारा जा चुका है। वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 4 फिगर सीरियस अब भेड़ियों का नया अगुवा बन गया है। एमसी अभी उस दिन हुए हादसे के बारे में सोचने लगता है और गुस्से के साथ बोलने लगता है कि आखिर मामला क्या है। मेरी मौत के बाद नंबर 2 फिगर लोन वुल्फ को ही मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। सीरियस वो मिशन जरूर किसी ने साजिश रचकर फंसाया था। मैं देखना चाहता हूं कि वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन में गद्दार कौन है। तसल्ली रखो रेड वुल्फ, मैं निश्चित रूप से सच्चाई पता लगाकर तुम्हारा बदला लूंगा। सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। एमसी इंटरनेट कैफे से बाहर आ गया होता है, लेकिन इसी समय एक वैन कार भी एमसी के बिल्कुल सामने आकर रुकती है। कार में से 2 लड़के बाहर आते हैं। उनमें से एक लड़का एमसी से बोलता है कि दोस्त, हमारा एक एहसान कर लो और हमारे साथ चलो। इतना बोलने के साथ ही वे दोनों यहाँ नाइफ को भी निकाल लिया होते हैं। एक लड़का एमसी को दांत पीसते हुए बोलने लगता है कि बच्चे, अगर तुमने दोबारा विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पेट में सफ़ेद धार डालकर लाल धार बाहर निकालूंगा। एमसी भी मन में सोचने लगता है कि लगता है ये बस आम थग्स हैं, मैं इस तरह अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। पहले देखते हैं ये क्या करना चाहते हैं। इतना सोचते ही एमसी अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा लेता है और बोलता है कि तुम दोनों बात से सुलझा लो, हिंसा का इस्तेमाल मत करो। तो वे दोनों एमसी को कार के अंदर बैठने के लिए बोलते हैं। एमसी यहाँ कार के अंदर एक लड़की को भी देखता है जिसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ था। एमसी अभी इन लोगों से बोलता है कि दोस्तों, अगर तुम मुझे लूट रहे हो तो मेरे पास तो बस पॉकेट में 300 बक्स ही हैं, मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। तो पीछे वाला लड़का चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है कि चुप रहो, कोई चालाकी मत करो, हम तुम्हें 300 बक्स के लिए नहीं उठा रहे हैं। तो अभी एमसी उससे पूछता है कि अगर पैसे के लिए नहीं तो तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। तो इस बार सामने वाला गुस्से के साथ बोलता है कि इतने सवाल मत पूछो, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। काम खत्म होने के बाद हम तुम्हें एक बड़ी रकम भी देंगे। सीन अभी दोबारा से चेंज होता है। अभी किसी एक और फैमिली की ओर का सीन दिखाया जाता है। फैमिली के अंदर सभी के सभी फैमिली मेंबर परेशान होकर बैठे थे। इसी समय एक पर्सन यहाँ दौड़ते हुए आता है। फैमिली का ओल्ड पर्सन उससे पूछता है कि फैंगर, तुम्हें पता चला कि याओ याओ को किसने किडनैप किया है। तो वो पर्सन बोलता है कि मैंने कानून के दोनों तरफ अपने सभी दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तो ओल्ड पर्सन दोबारा से बोलता है कि हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा, हमें किडनैपर्स को खोजना होगा और रैंसम का इंतजाम तुरंत करना होगा। तो इस समय साइड से एक मोटा बोलता है कि पापा, कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, हमारे पास किताबों में 500 मिलियन बिल्कुल नहीं है। मोटा की बात सुनकर उसका एक भाई शॉक होता हुआ बोलता है, जो तुमने कहा वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है बड़े भाई। अगर मेरी बेटी याओ याओ किडनैप होती, तुम्हारा बेटा जिनफेंग होता, तब भी तुम यही कहते। तो मोटा बोलता है कि अगर जिनफेंग किडनैप होता तब भी मैं बिल्कुल यही करता। दोनों को इसी तरीके से बहस करते हुए देखने के बाद फैमिली हेड चिल्लाकर उठता है कि बस तुम सब 500 मिलियन इकट्ठा करने का रास्ता निकालो। पैसा तो बस दुनियावी दौलत है, अगर वो चली गई तो सच में चली गई। सीन दोबारा से चेंज होता है। उस मिनी वैन कार को अब एक वेयरहाउस के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है। वे लोग कार के अंदर से एमसी और वही लड़की जिसका नाम याओ याओ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक टकला आके अब याओ याओ के मुंह से कपड़ा हटा देता है और ऐसा करते ही याओ याओ चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मेरा किडनैप हो गया है। इसी समय साइड से एक लड़का याओ याओ की ओर आते हुए बोलता है, कमीनी लड़की, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो मैं अभी तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा, तुम्हारा रेप करूंगा और फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। याओ याओ डर जाती है, बोलने लगती है, मेरे पास मत आना, अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं अपनी जीभ काट लूंगी और अभी खुदकुशी कर लूंगी। तो वो लड़का याओ याओ से बोलता है, हमें तब बहुत मजा आता है जब वे हिलते डुलते नहीं हैं, हम उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी समय टकला उस लड़के को बोलता है, ये बकवास बंद करो और सीधे काम की बात पर आओ। वो लड़का भी थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, समझ गया बॉस, मेरी वीडियो शूटिंग स्किल्स एकदम टॉप नॉच हैं। देखते ही देखते वे लोग कैमरा लेकर रेडी हो जाते हैं। याओ याओ भी परेशान होते हुए पूछती है, तुम लोग क्या फिल्म करने जा रहे हो? तुम एक मर्डर वीडियो फिल्म करना चाहते हो ताकि जिन फैमिली को डराकर उनसे फिरौती की रकम ली जा सके। याओ याओ की बात सुनकर टकला मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम काफी स्मार्ट हो कमीनी लड़की। तो याओ याओ बोलती है, तुम लोग सिर्फ जानवर हो, ये बहुत क्रूर है। एमसी भी बोलने लगता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये काम होने के बाद तुम मुझे मोटी रकम दोगे? तुम अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हो? तो एक लौंडा नाइफ को लेकर एमसी के पेट के पास ले जाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, एक बार जब तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारे लिए भारी मात्रा में नर्क के पैसे जरूर जलाएंगे। हा हा हा। माहौल अब पूरी तरह टेंस हो जाता है। इसी बीच याओ याओ चिल्लाते हुए एमसी से बोलती है, जल्दी करो और रहम की भीख मांगो, वरना ये तुम्हें सच में मार डालेंगे। लौंडा भी बोलने लगता है, तुम सच में डरे हुए नहीं हो? मैं एक असली मर्द के रूप में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे आखिरी शब्द आगे पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये फ्री नहीं होगा, तुम्हें मुझे अपने सारे पैसे देने होंगे।
एमसी थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है, मैं मारने का सहारा नहीं लेना चाहता था, तुम लोग खुद मौत को दावत क्यों दे रहे हो? तो वो लौंडा हंसते हुए बाकियों से बोलने लगता है, क्या ये बंदा पूरी तरह से इडियट है? मौत के दरवाजे पर खड़े होकर बेशर्मी से डींगे हाँक रहा है। एमसी बोलता है, मैं एग्री करता हूँ। लौंडा पूछता है, तुम किस बात से एग्री करते हो? एमसी बोलता है, आखिरी शब्दों की फीस से, सिवाय इसके कि तुम मुझे पे करोगे। लौंडा थोड़ा ढीला पड़ते हुए बोलता है, ये इतना स्टूपिड है कि मेरा इसे मारने का दिल भी नहीं कर रहा। तो साइड से एक और आदमी बोलता है, तो फिर मुझे करने दो। इतना बोलने के साथ ही वो आदमी अपना बड़ा सा छुरा लेकर सीधा एमसी की ओर ही दौड़कर आने लगता है। देखते ही देखते वो एमसी के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन अब कुछ देर तक कुछ न होता हुआ देखने के बाद याओ याओ धीरे धीरे एमसी की ओर देखती है। एमसी अब किस तरह अपने हाथों को खोल चुका होता है और काफी जोरदार एक मुक्का उस आदमी के चेहरे पे मार देता है। अब वही पहले वाला लौंडा उसके पास जाकर देखते हुए और थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, बॉस, दूसरा भाई मर गया। इतना बोलने के साथ ही वो अब अपने पास से गन बाहर की ओर निकाल लेता है और एमसी से बोलता है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो अब एमसी अपने रिफ्लेक्स का यूज करके जमीन से एक लोहे के पाइप को हवा में उछाल लेता है और जोरदार एक लात मारकर सीधे उस लौंडे के हाथ में घोंप देता है। इसी बीच टकला अपने साथ और 2 आदमी लेकर और गन पकड़कर एमसी की तरफ ही आने लगता है। टकला तो अब फायर भी कर देता है, लेकिन एमसी ब्रूस ली की तरह गोलियों को डॉज करके सीधा उन लोगों की ओर ही वार करने लगता है। एमसी टकले के आंखों के सामने ही एक एक करके दोनों को मार देता है। टकला डरते हुए पूछता है, कौन? तुम सच में कौन हो? एमसी अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, मेरा नाम तुम जानने के लायक नहीं हो। इतना बोलने के साथ ही वो उस टकले के सिर को पकड़कर सीधा जमीन में दे मारता है और उसे यहीं पे खत्म कर देता है। एमसी उसके पास से सारे पैसे ले लेता है और बोलता है, ओह, मैंने सिर्फ आखिरी शब्दों की फीस कलेक्ट की, पर उनसे पूछना ही भूल गया। इसी समय याओ याओ एमसी से कुछ बोलती है। एमसी एक नाइफ को उसकी ओर फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर याओ याओ के हाथ की रस्सी को काट देता है। याओ याओ एमसी को थैंक्स बोलती है, लेकिन एमसी यहां से जाते हुए बोलता है, मुझे थैंक्स कहने की कोई नीड नहीं है, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ था। सीन दोबारा से चेंज होता है। इसी जगह पे काफी सारे पुलिस भी आ गए होते हैं। याओ याओ के पास जिन फैमिली हेड और उसके पिता आते हैं, याओ याओ दौड़कर ग्रैंडपा कहकर हेड के गले लग जाती है। इसी समय एक पुलिस आकर पूछते हैं, मिस जिन, किस तरह के इंसान ने इन किडनैपर्स को मारा और आपको बचाया? याओ याओ आंसू पोंछते हुए बोलती है, उसने मास्क पहना था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। पुलिस पूछते हैं, तो फिर उसकी कद काठी कैसी थी? याओ याओ बोलती है, गोल मटोल और बहुत छोटा। वो अपनी 40 की उम्र में एक मिडिल एज्ड आदमी होना चाहिए। कुछ देर बाद जिन फैमिली की ओर का सीन दिखाया जाता है, फैमिली हेड अब याओ याओ से पूछते हैं, याओ याओ, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है, मैं तुम्हारे स्वभाव और पर्सनैलिटी को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। तुमने आज पुलिस से झूठ बोला है ना? तो याओ याओ बोलती है, मैंने एक्चुअली अपने बचाने वाले का चेहरा देखा था, लेकिन उसने मुझे बचाया है। मैं दुश्मनी के साथ उसकी नेकी का बदला नहीं चुका सकती और उसे धोखा नहीं दे सकती। तो हेड बोलते हैं, ये नेचुरली गुड है कि तुम अपने प्रॉमिस पूरे करती हो और जानती हो कि किसी की नेकी का बदला कैसे चुकाना है, लेकिन ग्रैंडपा को तुम्हें ये याद दिलाने की भी नीड है। हमारी जिन फैमिली एक प्रेस्टिजियस फैमिली है। ये अभी भी अनक्लियर है कि उस रक्षक ने तुम्हें विशुद्ध रूप से एक कोइंसिडेंस के कारण बचाया या उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। याओ याओ बोलती है, मैं समझती हूँ। तो हेड बोलते हैं, आज तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो, अपने कमरे में वापस जाओ और जल्दी रेस्ट करो। सीन दोबारा से चेंज होता है। कुछ देर बाद याओ याओ अपने कमरे में आती है और थोड़ा परेशान होती हुई सोचती है, क्या मुझे बचाने के पीछे सच में उसका कोई छिपा हुआ इरादा था? इसी समय एक और पर्सन को दिखाया जाता है। वो अभी हेड के पास खड़ा होता है। हेड थोड़ा गंभीर आवाज में बोलने लगते हैं, कल से तुम याओ याओ की सेफ्टी की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। दोबारा एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो पर्सन बोलता है, आप निश्चिंत रहें एल्डर जिन, क्या आपके पास कोई और ऑर्डर्स हैं? तो हेड बोलते हैं, सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करो कि वो एग्जैक्टली कौन था जिसने आज किडनैपर्स को मारा और याओ याओ को बचाया। जिन फैमिली के हेड के इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें अभी एमसी को दिखाया जाता है। वो लाइटनेस स्किल मूवमेंट टेक्निक स्किमिंग शैडो स्टेप्स का यूज करके जल्दी से फैंग फैमिली में जाने लगता है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। एमसी अभी जैसे ही गेट ओपन करके अंदर आता है, वो देखता है कि सारे फैमिली मेंबर्स गेट के पास ही उसके लिए वेट कर रहे हैं। इसी समय आगे से हाओमिंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ग्रैंडपा, क्या आप जियांग हाओ को हमारी फैंग फैमिली को सीरियसली लेते हुए देख रहे हैं? उसने कल ही हमारे दरवाजे पर एंटर किया था और आज वो इतनी लेट वापस आने की डेयर कर रहा है। तो एमसी उससे पूछता है, क्या फैंग फैमिली के रूल्स रात में वापस आने का कोई टाइम स्टिपुलेट करते हैं? इस बात को सुनकर हाओमिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी समय अंकल फैंग हाओमिंग को बोलने लगते हैं, भले ही हाउजी ने अभी तक तुम्हारी सिस्टर से मैरिज नहीं की है, फिर भी तुम्हें उसे ब्रदर कहना चाहिए। तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? तो अभी हाओमिंग एमसी की ओर उंगली करते हुए बोलता है, बिना किसी एजुकेशन और बिना किसी बैकग्राउंड वाला एक पुअर बॉय वो किस तरह से मेरा ब्रदर इन लॉ बनने के वर्थ है? ब्रदर जिमिंग के कंपैरिजन में ये ऐसा है जैसे एक जुगनू ब्राइट मून को आउटशाइन करने की कोशिश कर रहा हो।
तुम्हें प्रोबेबली अभी तक पता नहीं है, ब्रदर झिमिंग के गॉडफादर वुलिंग सिटी के अंडरवर्ल्ड की लीडिंग अथॉरिटी हैं। हमारी फैंग फैमिली ने वान फैमिली को वुलिंग सिटी में एक जोक बना दिया है। क्या लॉर्ड लेई अपने गॉडसन को रिवेंज लेने में हेल्प नहीं करेंगे? तो अंकल फेंग थोड़ा टेंस होकर बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड के र्यूमर्स ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रू हैं। तो अभी कोई और कुछ नहीं बोलता, सभी यहाँ से जाने लगते हैं। अंकल फेंग एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहने लगते हैं, हाउजी, इसे दिल पर मत लो, भले ही हॉमिंग जो कह रहा है वो ट्रू हो। अंकल फेंग तुम्हें स्लाइटेस्ट भी हार्म न होने देने के लिए अपना बेस्ट करेंगे। तो एमसी अपने ही अंदाज में बोलता है, थैंक यू अंकल फेंग, आपकी गुड इंटेंशंस के लिए। मैं लॉर्ड लेई जैसे लोगों से नहीं डरता। अगर वे सच में ट्रबल ढूंढने की डेयर करते हैं तो मैं उन्हें रिग्रेट कराऊंगा। इसी समय ग्रैंडपा साइड से बोलते हैं, यंग लोगों को पता होना चाहिए कि कब एरोगेंट होना है। अगर तुम अपनी लाइफ लूज कर दोगे तो रिग्रेट के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आज की तरह लेट वापस आना दोबारा नहीं होना चाहिए। तो एमसी अपने कमरे की ओर जाते हुए बोलता है, अगर फैक्ट्स स्टेट करने को एरोगेंस कंसीडर किया जाता है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अंकल फैंग, मैं पहले अपने रूम में वापस जाता हूँ। एमसी के यहाँ से जाते ही अंकल फैंग बोलते हैं, डैड, हाउसी अभी यंग और प्राउड है, प्लीज इसे दिल पर मत लीजिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, आई होप इस चाइल्ड का हमारी फैंग फैमिली में आना फैंग फैमिली के लिए कोई डिजास्टर न बन जाए। सीन दोबारा से चेंज होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी अभी किसी और ही जगह पे आ गया होता है। एमसी अभी एक गेट के बाहर खड़े खड़े सोचने लगता है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये वही जगह है जहाँ रेड वॉल्फ की फैमिली रहती थी। घर पर कोई क्यों नहीं है? इसी समय साइड से एक शॉप वाली आंटी एमसी से बोलने लगती हैं, यंग मैन, तुम बहुत लेट आए हो। उनकी फैमिली 1 साल पहले ही यहाँ से मूव अवे कर गई। एमसी आंटी से पूछता है, क्या आप जानती हैं कि वे कहाँ मूव कर गए? तो आंटी बताती हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन पास ही में एक लड़की है जो उनकी फैमिली के काफी क्लोज थी, वो शायद जानती हो। बस बात यह है कि वो लड़की रिसेंटली हर 10 दिन या आधे महीने में सिर्फ एक बार वापस आ रही है। तो अभी एमसी उन्हें पैसा देते हुए बोलता है, इन दैट केस मैम, जब वो लड़की घर पे हो तो प्लीज मुझे एक कॉल कर देना। आंटी भी मान जाती हैं। एमसी दोबारा से सोचने लगता है, रेड वॉल्फ की फैमिली इतनी मिस्टीरियसली क्यों मूव अवे कर गई? क्या ये माय रेड वॉल्फ और मुझ पे हुए अटैक से रिलेटेड हो सकता है? सीन दोबारा से चेंज होता है। एक आलिशान बिल्डिंग की ओर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक कमरे के अंदर वान जिमिंग शांति से किसी दूसरी लड़की के साथ सो रहा होता है। इसी समय एक पर्सन उसको पुकारता है। वो अभी उठ के उस पर्सन के पास जाके पूछता है, क्या उस मामले में कोई न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था? तो वो पर्सन बोलने लगता है, उस लड़के का नाम जियांग हाओ है। वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। उसके फादर फेंग वानमिंग के फॉर्मर कॉमरेड इन आर्म्स थे। बीमारी और इंजरीज से उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर चली गई और वो लड़का बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। रेमर है कि उसने इलीगली काम करने के लिए अब्रॉड स्मगलिंग कर ली थी। अब अचानक यहाँ अपीयर होने का मतलब है कि उसे मिस फेंग के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। इस बात को सुनने के बाद जिमिंग गुस्से से फूट पड़ता है और बोलता है, इस तरह का नीच कचरा एक मेंढक से भी बदतर है। वो एक कॉकरोच है, गंदगी का टुकड़ा है। इसी समय वो पर्सन पूछता है, यंग मास्टर वान, कैसा रहेगा अगर मैं उसे चुपचाप खत्म कर दूं? तो वान जिमिंग बोलता है, बल का प्रयोग करने से पहले शांतिपूर्ण उपाय ट्राई करते हैं। मैं पहले यून से जाकर मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वान झिमिंग और यून को एक साथ दिखाया जाता है। यून चाय की चुस्की लेते हुए झिमिंग से पूछती है, ब्रदर झिमिंग, क्या बात है जिसके लिए तुमने आज मुझे बाहर बुलाया है? तो झिमिंग बोलने लगता है, क्या तुम सच में अपने डैड के अरेंजमेंट की बात मानकर उस गरीब स्ट्रेंजर से मैरी करने जा रही हो? यून बोलती है, जियांग हाओ के फादर ने मेरे डैड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमारी फैंग फैमिली पर जियांग फैमिली का यह कर्ज है। तो झिमिंग बोलता है, यून, चलो भाग चलते हैं। एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तो हम वापस आ सकते हैं। तो यून थोड़ा परेशान होती हुई बोलती है, नो, इससे मेरे डैड अनराइटियस लगेंगे। मेरे डैड प्रॉमिस को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, ये उन्हें जान से मारने के बराबर होगा। झिमिंग भी गुस्से के साथ बोलता है, तो फैंग फैमिली द्वारा मेरी वान फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़े जाने के बाद क्या मैं पूरे वुलिंग में सबसे बड़ा जोक नहीं बन जाऊंगा? मुझे बताओ, इसकी भरपाई कौन करेगा? यून माफी मांगने लगती है, ब्रदर झिमिंग, मैं अपने डैड की तरफ से आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। और इसके साथ ही वो रोती हुई यहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि हमारा रिलेशनशिप यहीं एंड होता है, तुम्हें भी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यून के यहाँ से जाते ही झिमिंग अभी फोन मिलाता है और फोन के दूसरी ओर के पर्सन को कहता है, क्यांगजी, प्लान बी एग्जीक्यूट करो। सीन दोबारा से चेंज होता है और इस बार एमसी को दिखाया जाता है। वो आंटी एमसी को कॉल पे बोलती हैं, यंग मैन, जल्दी आओ, वो लड़की वापस आ गई है। तो एमसी बिना किसी देरी किए जाने लगता है। इसी समय अंकल फेंग एमसी को कहीं पे जाते देख पूछते हैं, हाउजी, क्या तुम बाहर जा रहे हो? एमसी बोलता है, अंकल फेंग, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद एमसी घर से निकलता है और उस जगह पे जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है। लेकिन अभी टैक्सी के अंदर एक और पैसेंजर होता है। तो कारण बताते हुए ड्राइवर बोलता है, सॉरी बड़ी, टैक्सी इंडस्ट्री अभी मंदी में है, इसलिए मैं रास्ते में कुछ दूसरे पैसेंजर्स को भी पिक करूंगा। ड्राइवर के इतना बोलने के साथ ही कुछ देर बाद का दिखाया जाता है।
वे लोग अभी टाउन से दूर अलग ही जगह पे आ गए होते हैं। एमसी पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो ड्राइवर बताता है, इस भाई को घर छोड़ रहा हूँ, ये काफी रिमोट एरिया में रहता है। तो एमसी बोलता है, ये शाओयांग रोड की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। अपने रास्ते से इतनी दूर जाने पर क्या तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? तुम लोग सच में कौन हो? इसी समय साइड वाला पर्सन एमसी से बोलता है, सच बताऊं तो हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। ड्राइवर भी बोलता है, जल्दी मत करो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद वे लोग एक आलीशान बंगले के पास आ जाते हैं। ड्राइवर एमसी से बोलता है, बॉस ने कहा है कि तुम्हें अंदर अकेले ही जाना होगा, चिंता मत करो, जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगे हमारे बॉस तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। एमसी भी बंगले के अंदर आने लगता है और इसके साथ ही मन में सोचने लगता है, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। एमसी अभी जैसे ही थोड़ा अंदर आता है वो अपने सामने झिमिंग और एक और उसका खास आदमी देखता है। लेकिन जैसा कि एमसी उसे नहीं जानता तो वो अभी पूछता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। झिमिंग एक रेड वाइन को हाथ में उठाते हुए बोलता है, तुम हमें नहीं जानते लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। तुम यून के मंगेतर हो, फैंग फैमिली के फ्यूचर लिव इन सन इन लॉ। एमसी भी उसकी बातें सुनकर आगे से बोलता है, अब मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो। बोलो, मुझे इस जगह पर लाकर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? झिमिंग एमसी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, तुम यून के लायक कैसे हो सकते हो? तुम्हारे जैसा गरीब लूजर अंकल फैंग के करीब भी नहीं फटक सकता। पत्नी पाना तो दूर की बात है, तुम्हारे जैसे कचरे के टुकड़े से हारना सीधे तौर पर मुझ वान झिमिंग की लाइफ का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है। एमसी उससे दोबारा पूछता है, तुम मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? तो इस बार झिमिंग गुस्से के साथ बोलता है, अपनी एक उंगली यहीं छोड़ दो, फैंग फैमिली को छोड़ो और जहां से आए हो वहीं वापस दफा हो जाओ। इस बात को सुनने के बाद एमसी कुछ देर तक चुप रहता है और उसके बाद थोड़ा बैडेस तरीके से झिमिंग से बोलता है, क्या होगा अगर मैं एग्री ना करूं? तो झिमिंग हंसते हुए बोलता है, तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे, क्यांगजी इसे तमीज सिखाओ। तो अभी क्यांगजी नाम का आदमी अपना हाथ कसने लगता है। तभी एक और आदमी यहाँ पे आता है और इस बार वो अपने साथ एक और आदमी को मारते हुए लेकर आता है। उस मार खाए हुए आदमी को देखने के बाद एमसी उससे पूछता है, क्या तुम अंकल फेंग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड शाओशू नहीं हो? तो अभी शाओशू एमसी से बोलने लगता है, हटो यहां से वरना मैं पीछे नहीं हटूंगा। मास्टर ने तुम्हें जल्दबाजी में बाहर जाते देखा था और उन्हें चिंता थी कि तुम डेंजर में हो सकते हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे आने के लिए कहा था। शियाओशु इतना बोल ही रहा था कि इसी समय वो आदमी दोबारा से उसे मारने के लिए आने लगता है। शियाओशु उसके मुक्के को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसकी भयानक ताकत की वजह से वो पीछे खिसक जाता है, पर वो आदमी उसे संभलने का मौका नहीं देता और बहुत ही तेजी से जाकर शियाओशु के पेट पर एक जोरदार लात मार देता है। दूसरी ओर मेन कैरेक्टर शियाओशु को इस तरह से मार खाता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है कि अंकल फैंग ने सच में उसे बस इतनी सी काबिलियत के साथ मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। इसी समय वो टकला भी मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आंगन में आ जाओ। इसके बाद मेन कैरेक्टर उन लोगों के साथ बाहर आने लगता है जहां दो आदमी मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी एक लड़का अपना पसीना पोंछते हुए उससे कहता है कि लड़के, स्वर्ग जाने का रास्ता खुला था लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, जबकि नरक का कोई दरवाजा नहीं है फिर भी तुम सीधे उसमें घुस आए हो। अब वो टकला कहता है कि क्या तुम खुद ही इस गड्ढे में कूदोगे या हम तुम्हें धक्का दें? उनकी ये सब बातें और हरकतें देखकर मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, फिर तुम लोग मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? उसकी बात सुनकर एक आदमी बेलचा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसे किसी मक्खन की तरह आसानी से खत्म कर देता है और उसे उफ तक बोलने का मौका नहीं देता। मेन कैरेक्टर को गाड़ने के लिए जो गड्ढा उन लोगों ने खोदा था वो आदमी सीधा उसी में जाकर गिरता है। इसी दौरान एक और आदमी पीछे से बेलचा लेकर हमला करता है पर मेन कैरेक्टर एक ही बार में उसे भी खत्म कर देता है और वो भी उसी गड्ढे में जा गिरता है। दोनों को इस तरह से मारा जाता हुआ देखकर वो टकला और उसका साथी काफी ज्यादा घबरा और भड़क जाते हैं। वो आदमी एक नुकीली रॉड लेकर मेन कैरेक्टर की ओर तेजी से बढ़ता है लेकिन वो जैसे ही हमला करता है मेन कैरेक्टर उस हथियार को अपने खाली हाथ से ही पकड़ लेता है और इसके साथ ही वो उसका मुंह पकड़कर बहुत ही जोर से उसी गड्ढे के अंदर फेंक कर मारता है। उसने उसे इतनी जोर से फेंका होता है कि वो गड्ढा अब और भी बड़ा हो जाता है। मेन कैरेक्टर का ऐसा खौफनाक रूप देखकर वो टकला तुरंत घुटनों पर आ जाता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगता है कि बॉस, ये सब एक गलत फहमी है, ये सब यंग मास्टर वान नहीं उस कुत्ते के बच्चे वान झिमिंग के भड़काने पर हुआ था, हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर उसे गुस्से के साथ बोलता है कि फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही वहां नीचे चले जाओ। ये सुनकर वो टकला जमीन से एक पत्थर उठाता है और अपने ही सिर पर काफी जोर से मारकर सीधा गड्ढे के अंदर गिर जाता है। कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उन गड्ढों को पूरी तरह से ढक चुका होता है। इसी बीच शियाओशु जैसे ही होश में आता है मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि शियाओशु, तुम ही गाड़ी चलाकर यहाँ लाए थे ना, अब मुझे शियाओयांग रोड ले चलो।
शियाओशू मान जाता है, लेकिन वो उन लोगों के बारे में पूछता है जिस पर मेन कैरेक्टर बस इतना बताता है कि वो लोग चले गए। कुछ देर बाद वे लोग शियाओयांग रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां मेन कैरेक्टर शियाओशू से कहता है कि तुम आगे जाओ और मेरे पीछे मत आना। इसके बाद वो उसी आंटी के पास आता है। आंटी उसे देखकर बोलती हैं कि तुम अब क्यों आ रहे हो? वो लड़की तो काफी देर पहले ही वापस आ चुकी है। मेन कैरेक्टर जानकारी के लिए धन्यवाद करता है और सीधा उसी घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खोलकर एक लड़की बाहर आती है और उससे पूछती है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी आगे से पूछता है कि तुम सुनशिन हो ना? तो वो लड़की थोड़ा घबराते हुए जवाब देती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं नहीं जानती कि सुनशिन कौन है। तो मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई का सबसे अच्छा दोस्त जियांग हाओ हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो उसे एक जेड पेंडेंट दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ी परेशान होकर पूछती है कि मेरे भाई अभी कहाँ हैं। मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अभी विदेश में है और काम की वजह से वो अभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसने मुझे तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी खुश होकर बोलती है कि बस वो ठीक होने चाहिए। बड़े भाई जियांग, कृपया अंदर आइए और बैठिए। मैंने आपके साथ थोड़ा रूखा बर्ताव किया। घर के अंदर आते हुए मेन कैरेक्टर सुन शिन से पूछता है कि मुझे तुम्हारा छोटा भाई सुन लेई क्यों नहीं दिखाई दे रहा। उसकी बातें सुनकर सुनशिन अभी लेई के बारे में कुछ बोलती ही उससे पहले एक आदमी दौड़ते हुए वहां आता है और हांफते हुए बोलता है कि सिस्टर शिन, बहुत बुरा हुआ, ब्रदर लेई के साथ कुछ हो गया है। शिन परेशान होकर पूछती है कि डोंगजी, आराम से बताओ, लेजी को क्या हुआ? तो डोंगजी बताता है कि ब्रदर लेई का बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन ताजा सब्जियों के बिजनेस वाला एक दूसरा बॉस मुसीबत खड़ी करने आ गया। उसने दावा किया कि ब्रदर लेई मार्केट पर कब्जा कर रहा है और हर्जाने के तौर पर 1 लाख की मांग की। साथ ही उन्हें मार्केट से बाहर निकलने को कहा। ब्रदर लेई ने जाहिर तौर पर मना कर दिया और उनके साथ उसकी बहस हो गई। किसे पता था कि उन लोगों के पीछे ब्लैक पैंथर का हाथ होगा। शिन ये सब बातें सुनकर बहुत शौक हो जाती है और जल्दी से मेन कैरेक्टर को लेकर अपने भाई के पास जाने लगती है। वो रास्ते में उसे बताती है कि 1.5 साल पहले हमारी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए शियाओ लेई के पास ब्लैक मार्केट से भारी ब्याज पर लोन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसे पता था कि वे लोग लोन कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ करेंगे और अब हम उस लोन का ब्याज तक नहीं चुका सकते। इसी समय डोंगजी बताता है कि ब्लैक पैंथर ही वो इंसान है जो ये लोन शार्क का धंधा चलाता है। कुछ देर बाद वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और मेन कैरेक्टर डोंगजी को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि अंदर खतरा हो सकता था। इसके बाद वो सुन शिन को लेकर अंदर जाने लगता है। अंदर की ओर एक बॉक्सिंग रिंग भी होता है, जहां 2 आदमी लड़ाई कर रहे होते हैं और उन दोनों में से कराटे मास्टर जीत जाता है। ऊपर बैठे 2 आदमी बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि लाओ झांग, जापान से भारी कीमत पर मैंने जिस कराटे मास्टर को हायर किया है वो काफी ताकतवर है। वहां जो एक टकला और टैटू वाला आदमी होता है उसका नाम बाओ होता है। तभी एक लड़का बाओ के पास आकर बताता है कि सुनले की बहन यहाँ आई है। बाओ उसे अंदर आने देने को कहता है, जिसके बाद वो लड़का उन दोनों को बाओ के पास ले आता है। सुनशिन बाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करती है और आगे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन बाओ बहुत ही घमंड भरे तरीके से बोलता है कि ये बकवास बंद करो और पैसे चुकाओ, वरना तुम सुन ले कि नसों को हमेशा के लिए भूल सकती हो। इस पर मेन कैरेक्टर बाओ से कहता है कि बाओ, हम यहाँ कर्जे का मामला सुलझाने आए हैं, इसमें हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर बगल वाला लड़का मेन कैरेक्टर पर हमला करते हुए बोलता है कि क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो बच्चे? तुम्हारी ब्रदर बाओ को इस तरह से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? बाओ उसे रोकता है और मेन कैरेक्टर के करीब जाकर बोलता है कि तो फिर मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे सुलझाने वाले हो? अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मेन कैरेक्टर बिना डरे उससे बोलता है कि लोन शार्क का धंधा गैर कानूनी है और लेजी ने इतना ज्यादा उधार भी नहीं लिया था। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा और हम इस कर्ज को यहीं खत्म कर देंगे। जहां तक उसे गैरकानूनी तरीके से किडनैप करने की बात है, अगर तुम बाद में सुनलेई से माफी मांग लेते हो तो हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बाओ अपना टकला पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर सच में बहुत हिम्मत है। मैं ब्लैक पैंथर हूँ और पिछले 2 दशक से इस अंडरवर्ल्ड में हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरा इस तरह से अपमान करने की जुर्रत नहीं की। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं जीत गया तो कर्जा पूरी तरह से माफ हो जाएगा। सही कहा ना? बाओ कहता है कि तुम सच में बहुत ही घमंडी हो। अगर तुम असल में जीत जाते हो तो ना केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें दादाजी बुलाऊंगा। मेन कैरेक्टर भी इस बात के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद बॉक्सिंग रिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो कराटे मास्टर मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी रिंग की ओर जाने लगता है। कराटे मास्टर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे।
देखते ही देखते रेफरी मैच चालू कर देता है और कराटे मास्टर मुक्का मारने के लिए तेजी से मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सुन शिन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मेन कैरेक्टर एक जोरदार छलांग लगाकर उसके हमले से बच जाता है और कराटे मास्टर सीधा जाकर पोल से टकरा जाता है। उसके सिर से खून टपक रहा था और वो इस बार और भी गुस्से के साथ मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इस बार और नहीं बचता बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है और काफी जोरदार एक मुक्का उसकी छाती पर मार देता है। इसके साथ ही वो उसकी ठुड्डी पर एक और जोरदार मुक्का मारकर उसे हवा में उड़ा देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर यहीं पर नहीं रुकता। वो लगातार लात, घूंसा और मुक्का जो मन में आए वो उस कराटे मास्टर को मारने लगता है। ये फाइट अब पूरी तरह एक तरफा हो जाती है, जहां मेन कैरेक्टर उसे मार मार कर भूत बना देता है और फिर उठाकर सीधा बाओ के पास फेंक देता है। मेन कैरेक्टर बाओ के सामने खड़ा होकर बोलता है, ऐसा इंसान जिसने अभी तक ब्लड और ची रियलम में कदम भी नहीं रखा है, उसे एक एक्सपर्ट माना जाता है। ये देखकर बाओ पसीना पसीना होने लगता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि यह नामुमकिन है। सुन शिन भी शौक होकर बोलती है कि बड़े भाई जियांग असल में इतने कमाल के हैं। वहीं लाओ भीड़ के अंदर से मेन कैरेक्टर को देखता हुआ बोलता है कि ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अब मेन कैरेक्टर रिंग से कूदकर बाओ के सामने आता है और बाओ को बोलने लगता है कि अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है, घुटनों के बल बैठो और मुझे दादाजी बुलाओ। बाओ का ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत बंदूक निकाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस वक्त तुमसे बहुत नफरत हो रही है। तो मेन कैरेक्टर एक सेब को पकड़कर उसे बोलता है कि मैं सच में किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बाओ गोली चला देता है। गोली धीरे धीरे मेन कैरेक्टर की ओर जाने लगती है, लेकिन मेन कैरेक्टर एकदम सही समय पर सेब काटने वाले चाकू से गोली को दो हिस्सों में काट देता है और वो चाकू जाकर सीधा बाओ के सिर पे लगता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। बाओ के चेले ये सब देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस मारा गया। वे लोग मेन कैरेक्टर के आगे घुटने टेक देते हैं और हाथ जोड़ते हुए उससे बोलने लगते हैं कि सर, मैंने पहले आपका अपमान किया था, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं ब्लैक पैंथर के बहकावे में आ गया था। मुझे अपनी 80 साल की बूढ़ी माँ का सहारा बनना है और मेरे छोटे भूखे बच्चे भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी समय लाओ भी यहाँ आने लगता है और मेन कैरेक्टर से बोलता है कि भाई, मेरे पास एक प्रस्ताव है, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। तो मेन कैरेक्टर उसे अपनी बात बोलने के लिए कहता है, जिस पर लाओ बताता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त ब्लैक पैंथर द्वारा किडनैप नहीं किया गया था? तुम इन लोगों की मदद से उस इंसान को छुड़वा सकते हो। इस पूरे बार में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं और तुमने ब्लैक पैंथर को मारा है, ये बात किसी से छिप नहीं सकती, लेकिन मैं इस मामले को संभालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर पूछता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तो लाओ बोलता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। क्या पता भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए। इस पर मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही संभाल लो। लाओ अपने मन में सोचता है कि ये आदमी सच में असाधारण है, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और फैंग परिवार की ओर का नजारा दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर सहित घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हर बार की तरह छोटी बेटी मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है। मेन कैरेक्टर जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके वहां से जाने लगता है, लेकिन अंकल फेंग उसे रोकते हैं और एक डॉक्यूमेंट देते हुए बोलते हैं कि यियोन ने अभी कॉल करके कहा है कि उसे तुरंत इस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मैं अभी काम से नहीं जा सकता, इसलिए तुम जाकर इसे दे आओ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में यियोन का फोन नंबर और कंपनी का एड्रेस भेज दूंगा। मेन कैरेक्टर उस डॉक्यूमेंट को लेता है और सीधा हीरेन में कंपनी पहुंच जाता है। वो वहां एक लड़की से बोलता है कि नमस्ते, मैं प्रेसिडेंट फेंग को एक डॉक्यूमेंट देने आया हूं। तो वो लड़की सामने की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि समझ गई, कृपया इस रास्ते से ऊपर चले जाइए। मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू बोलकर सामने जाने लगता है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, उसके ठीक सामने ब्लैक फैंटम आ जाता है। वो मेन कैरेक्टर को पहचान नहीं पाता, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे देखकर मन में सोचता है कि ब्लैक फैंटम एक इंटरनेशनल ए रैंक का हत्यारा और एक कुख्यात अपराधी, ये वुलिंग में क्या करने आया है? क्या वो यहाँ औरतों का शिकार करने आया है? इतना सोचने के बाद वो सीधा यियोन के कमरे में आ जाता है। यियोन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाओगे और इजाजत का इंतजार करोगे। मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता और बस चुपचाप वो डॉक्यूमेंट यियोन के सामने रख देता है। तो यियोन बोलती है कि जैसा कि मुझे अब डॉक्यूमेंट मिल गया है तो तुम अब जा सकते हो। यियोन की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि यियोन, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो? और इतना बोलने के साथ ही वो वहां से जाते हुए बोलता है कि वुलिंग अभी सुरक्षित नहीं है, अगर कोई काम ना हो तो बिना वजह बाहर मत घूमना। तो पीछे से यियोन उससे बोलती है कि जियांग हाओ, एक आदमी होने के नाते तुम बहुत छोटी सोच वाले हो, जो एक लड़की को ऐसे भद्दे शब्दों में श्राप दे रहे हो।
मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया है, बस थोड़ा सावधान रहना। कुछ देर बाद एक लैम्बोर्गिनी दिखाई देती है जो रास्ते पर ड्रिफ्ट करते हुए सीधा मेन कैरेक्टर के सामने आकर रुकती है। कार के अंदर से हॉमिंग उससे बोलता है कि हमारे कार सर्कल में होने वाली रेसिंग मीट में मेरे साथ चलो। मेन कैरेक्टर उसके साथ जाने से मना कर देता है तो हॉमिंग पीछे से बोलता है कि रेस खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख की प्राइज मनी का आधा हिस्सा दूंगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी मेरे पास ज्यादा नकद पैसे नहीं है और मुझे कुछ जगहों पर पैसों की जरूरत भी है। इतना सोचने के साथ ही मेन कैरेक्टर हॉमिंग के साथ जाने के लिए मान जाता है और हॉमिंग भी तेजी से कार दौड़ाते हुए एक सुनसान रेसिंग वाली जगह पर आ जाता है। यहाँ पर पहले से और भी लड़के और लड़कियां मौजूद थे। सामने वाला लड़का पूछता है कि हॉमिंग, ये भाई कौन है? हॉमिंग बताता है कि ये जियांग हाओ है। तभी सभी लोग मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तो यही वो इंसान है जिसने वान परिवार के यंग मास्टर की होने वाली पत्नी को छीन लिया। मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है। पता चला कि ये तुम्हारे फैंग परिवार का होने वाला घर जमाई है। हाँ, हमने सब सुना है। अच्छा ही हुआ कि इस लड़के का बाप मर गया। अगर ऐसा नहीं होता तो बूढ़े फैंग कभी भी अपनी बेटी की शादी इससे कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अपने पिता की बात सुनकर मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो सामने वाला बोलता है कि ये मेरा मुंह है, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा। हाओमिंग भी मेन कैरेक्टर को वहां कोई बड़ा तमाशा खड़ा करने से मना कर देता है क्योंकि ये जो लड़का है वो लॉर्ड लेई का नाजायज बेटा लेई शियाओहू है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तो ये वो है, बहुत बढ़िया। कुछ देर बाद रेस शुरू करने के लिए सभी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। इसी समय लेई शियाओहू बोलता है कि तुम लोगों में सच में बहुत हिम्मत है जो तुमने खास तौर पे मेरे साथ शुरुआत करने के लिए कहा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ लॉर्ड हू से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो मेन कैरेक्टर पूछता है कि वो दूसरा कौन है, जिस पर हॉमिंग जवाब देता है कि वो जिन परिवार का यंग मास्टर जिन शिक्सुआन है वो एक माना हुआ रेसिंग एक्सपर्ट है। इसी समय हमें जिन शिक्सुआन को भी दिखाया जाता है और सच में उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना घमंडी है। खैर जो भी हो, देखते ही देखते काउंटडाउन के साथ रेस चालू हो जाती है और सभी अपनी अपनी कार को तेजी से भगाने लगते हैं। मेन कैरेक्टर हॉमिंग को उनका पीछा करते हुए देखकर बोलता है कि उनका पीछा मत करो। उस ले शियाओहू ने स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी का इंजन टॉर्क फुल कर रखा है, ये बहुत खतरनाक है। तभी ले शियाओहू अपनी कार को थोड़ा धीमा कर लेता है। ये देखकर हॉमिंग शॉक होकर बोलता है कि ये आदमी रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी धीमी क्यों कर रहा है? पक्का वो ट्रैक पर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो मेन कैरेक्टर उसे समझाता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो मुझे लगता है कि हम सबसे आखिर में आएंगे। सामने जो वो पागल इंसान है वो हमारे साथ खेलना चाहता है। रेस में कोई जगह हासिल करना तो दूर की बात है, तुम्हारे लिए इस पहाड़ से सही सलामत नीचे उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। हॉमिंग मेन कैरेक्टर से बोलता है कि सिर्फ बातें मत बनाओ, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम चलाओ। तो मेन कैरेक्टर एक ही झटके में हॉमिंग को पीछे की सीट पर फेंक देता है और खुद ड्राइव करने लगता है। इसी समय सामने एक खतरनाक मोड़ आ जाता है। हॉमिंग डर के मारे कार की सीट को कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि सामने खाई है, जल्दी से कार रोको। लेकिन मेन कैरेक्टर एक शानदार ड्रिफ्ट मारकर सफेद कार से आगे निकल जाता है और सीधा पीली कार यानी लेई शियाओहू के ठीक पीछे आ जाता है। लेई ये देखकर थोड़ा शॉक तो होता है लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगले डब्ल्यू आकार वाले मोड़ पर मैं तुम्हारी कार को पलटा दूंगा। दूसरी ओर मेन कैरेक्टर एकदम रिलैक्स होकर पानी पीते हुए कार चला रहा होता है। पीछे से हॉमिंग उसे थोड़ा सतर्क करते हुए बताता है कि सामने एक डब्ल्यू आकार का मोड़ है, जिस पर मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि घबराओ मत, असली खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। देखते ही देखते ये रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने लगते हैं। इसी समय लेई शियाओहू चाल चलने की कोशिश करता है और मेन कैरेक्टर की कार को नीचे गिराने का प्रयास करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। उल्टा उसकी ही कार पलटी खा जाती है और वो रेस में पीछे छूट जाता है, जिसके बाद मेन कैरेक्टर और हाओमिंग ये मैच जीत जाते हैं। अब हाओमिंग को उसका एक कजिन कॉल करके रेस जीतने की बधाई देता है। इसके साथ ही वो हाओमिंग को खाने पर बुलाता है, लेकिन हाओमिंग उसे बोलता है कि अभी वो नहीं आ सकता और वो उसे कभी और ट्रीट देगा क्योंकि अभी उसके साथ मेन कैरेक्टर भी मौजूद है। तो उसका कजिन बोलता है कि वो मेन कैरेक्टर को भी अपने साथ ले आए। वो कजिन फोन से ही मेन कैरेक्टर को आने के लिए बोलता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जाने से मना कर देता है। इस पर हाओमिंग मेन कैरेक्टर से बोलता है कि चलिए ना ब्रदर हाओ, वरना अगर मेरे कजिन ने रिश्तेदारों को जाकर ये बता दिया कि आप भाव खा रहे हैं तो इससे मेरे पिताजी का नाम खराब होगा, है ना? ये सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ और नहीं बोल पाता और वहां जाने के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और अब एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के बेड पर शियाओहू पड़ा हुआ था। उसे देखने के लिए उसके मॉम डैड भी आए होते हैं। शियाओहू के पिता गुस्से के साथ बोलने लगते हैं कि फैंग परिवार के उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने गाड़ी चलाकर मेरे प्यारे बेटे को घायल कर दिया, मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। तो शियाओहू बोलता है कि डैड वो कोई और नहीं था, एक्सीडेंट के वक्त मैंने देखा था कि गाड़ी जियांग हाओ ही चला रहा था। ये सुनकर उसके पिता अब साइड में खड़े एक आदमी से बोलते हैं कि ये पक्का करो कि वो कल का सूरज ना देख पाए। शियाओहू भी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और मन में बोलता है कि मेरे डैड गुस्सा हो गए हैं। जियांग हाओ अब तू तो गया। सीन दोबारा से चेंज होता है। अब हमें जिंगहुआ होटल के हेवन रूम नंबर 9 का नजारा दिखाया जाता है।
हाओमिंग के साथ मेन कैरेक्टर यहाँ आ गया होता है। हाओमिंग अपने कजिन से बोलता है कि कजिन, ये ब्रदर हाओ हैं। तो कजिन मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ब्रदर हाओ ने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इतना बोलने के साथ ही वो मेन कैरेक्टर को डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। मेन कैरेक्टर को देखने के बाद बाकी के लोग बोलने लगते हैं कि सच में किसी को सिर्फ शक्ल से जज नहीं किया जा सकता। मुझे लगा था कि फैंग परिवार ने वान परिवार के साथ रिश्ता इसलिए तोड़ा है क्योंकि उन्हें कोई बहुत ही हैंडसम घर जमाई मिल गया है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना साधारण सा होगा। लगता है इस लड़के के पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए होंगे जो इस मुर्गे को फिनिक्स बनने का मौका मिल गया। इसी समय हाओमिंग मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ब्रदर हाओ, यहाँ बैठे सभी लोग वुलिंग के जाने माने लोग हैं। आप वुलिंग में नए हैं और भविष्य में आपको स्वाभाविक रूप से इन सब की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप सबको वाइन का एक ग्लास क्यों नहीं ऑफर करते। तो मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि मुझे पीना पसंद नहीं है। लेकिन मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनने के बाद क्रो नाम का एक लाल बालों वाला लड़का अपने ग्लास में ड्रिंक भरते हुए गुस्से से मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मेरे यानी क्रो के सामने पीने से मना करने का मतलब है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। और इतना बोलने के साथ ही वो मेन कैरेक्टर की तरफ अपना ग्लास खिसका देता है। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता। अब हाओमिंग खड़ा होकर और थोड़े अदब के साथ उस लाल बालों वाले क्रो से बोलता है कि ब्रदर क्रो, इस ग्लास में आधा जिन वाइन है, क्यों ना आप इसे मेरे साथ शेयर कर लें। तो अब उसका कजिन मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि हाओमिंग, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ब्रदर क्रो गुस्से में है, अब कुछ भी बोलना ब्रदर क्रो का अपमान करने जैसा होगा। और इसके साथ ही वो मन में सोचता है कि जियांग हाओ, तू एक कचरा है। तूने फैंग और वान परिवार की शादी तुड़वा दी, जिसकी वजह से मेरा वान परिवार के साथ बिजनेस का नुकसान हो गया। मैं आज तुझे पक्का एक सबक सिखाऊंगा। वो इतना सोच ही रहा था कि इसी बीच मेन कैरेक्टर बोल उठता है कि और क्या होगा अगर मैं ये वाइन का ग्लास पी लूं। तो अब वो लाल बालों वाला, जिसका नाम क्रो बताया गया है, वो एक सिगरेट जलाते हुए बोलता है कि तब मैं इसे ऐसा मानूंगा कि तुमने मुझे यानी क्रो को इज्जत दी है। क्रो अब अपने ग्लास को भी उठा लेता है और मेन कैरेक्टर से दोबारा बोलने लगता है कि तुम एक ग्लास पियोगे तो मैं भी एक ग्लास पीऊंगा, तुम 10 ग्लास पियोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ 10 ग्लास पीऊंगा। क्रो की इस बात को सुनने के बाद मेन कैरेक्टर एक पूरी बोतल को ही उठा लेता है और एक ही घूंट में उसे पी जाता है। मेन कैरेक्टर बोतल को खाली करने के बाद क्रो से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। मेन कैरेक्टर को एक पूरी बोतल खत्म करता हुआ देखकर साइड से दो लड़के बोलने लगते हैं कि बाप रे, इस बोतल में 3 जिन शराब थी। भले ही ब्रदर क्रो को शराब का आधा देवता माना जाता है, लेकिन वो भी एक सांस में 3 जिन शराब नहीं पी सकते। क्रो भी अब गुस्से में आ गया होता है। वो भी एक बोतल उठा लेता है और मेन कैरेक्टर को टक्कर देने के लिए पीने लगता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। ऊपर से उसकी हालत भी खराब हो जाती है। कजिन मेन कैरेक्टर से गुस्से से कहता है कि ब्रदर हाओ, आप सच में अपने राज बहुत अच्छे से छुपाते हैं। शराब पीने की इतनी ज्यादा क्षमता होने के बावजूद इसे छिपा कर रखना, क्या आपको लगता है कि हम आसान शिकार हैं जो आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। भले ही आप मेरे होने वाले जीजा जी हैं, लेकिन मैं सच्चाई का साथ दूंगा, परिवार का नहीं। मैं ब्रदर क्रो की तरफ हूँ। क्रो भी गुस्से के साथ मेन कैरेक्टर से बोलता है कि कुत्ते के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे साथ खेल खेला, मान या ना मान मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। तो मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। क्रो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो बोतल थी उसको मेन कैरेक्टर की ओर फेंक कर मारता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसकी फेंकी हुई बोतल से बच जाता है और उसके बाद खुद के हाथ में जो खाली बोतल थी उसको क्रो की ओर फेंक कर मारता है। वो बोतल जाकर सीधा क्रो के सिर पर लगती है और बेचारा वो पीठ के बल धड़ाम से नीचे गिरता है। कजिन मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जियांग हाओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ब्रदर क्रो पर हाथ उठाया, क्या तू अपनी जिंदगी से ऊब गया है। वो मास्टर झांगवू के मुंह बोले भाई हैं। क्रो के सिर से खून निकल रहा होता है और वो लेटे लेटे ही बोलने लगता है कि हमारे आदमियों को बुलाओ, सारे भाइयों को बुलाओ और हथियार भी साथ ले आना। क्रो की बातें सुनकर हाओमिंग परेशान होकर मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ, आपने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। ब्रदर क्रो के अंडर में सैकड़ों गुंडे काम करते हैं और आपका अभी भी खाने पीने का मन कर रहा है। तो मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि मैं यहाँ खाने आया था, मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, तो मैं खाना क्यों ना खाऊं। मेन कैरेक्टर इतना बोल ही रहा था कि इसी समय बहुत सारे लोग हाथ में हथियार लेकर अंदर की ओर आ जाते हैं। उन सभी के आगे चेन नाम के एक आदमी को देखने के बाद कजिन और हाओमिंग दोनों ही थोड़ा घबरा जाते हैं। चेन अब क्रो के पास जाता है और पूछता है कि ब्रदर क्रो, क्या आपकी चोटें गहरी हैं, क्या आपको पट्टी बांधने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है। तो क्रो मेन कैरेक्टर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि पट्टी गई भाड़ में, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने इस कमीने को काट डालो। ये सुनकर चेन अपने छुरे से मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके छुरे को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से चेन की ओर घूरकर देखता है। चेन मेन कैरेक्टर को देखकर घबरा जाता है और अपने घुटनों पर आकर मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है कि मिस्टर जियांग, तो ये असल में आप हैं। इस तुच्छ इंसान के पास आंखें तो थीं, लेकिन वो माउंट ताई को पहचानने में नाकाम रहा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि कृपया मेरी गलतियों को माफ कर दें और मेरी जान बख्श दें।
चेन को मेन कैरेक्टर के सामने झुकता हुआ देखकर अब क्रो चिल्लाकर बोलता है कि मचेते चेन, क्या तुमने कोई गलत दवा खा ली है? चेन अब क्रो को चुप होने के लिए बोलता है और मन में सोचता है कि मिस्टर जियांग वो आदमी है जो एक जापानी समुराई को लात मारकर मौत के घाट उतार सकते हैं और ब्लैक पैंथर को सिर्फ एक चाकू फेंककर मार सकते हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था जब मैं मास्टर झांगवू के साथ अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना गया था। चेन इतना सोच ही रहा था कि इसी समय मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है, वरना तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। चेन और ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि हमारी जान बख्शने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जियांग। तो मेन कैरेक्टर उसको यहाँ से जल्दी से जाने के लिए बोलता है। वो अपने लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है तो क्रो पीछे से चेन से बोलता है कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। चेन क्रो को समझाने लगता है कि क्रो, हम इन मिस्टर जियांग से पंगा लेने की हैसियत नहीं रखते, चलो जल्दी चलते हैं, वरना हम दोनों की जान यहीं चली जाएगी। और इसके साथ ही वो मन में बोलता है कि मास्टर झांगवू ने हुक्म दिया था कि बॉक्सिंग एरिना में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। लेकिन अब क्रो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये फैंग परिवार का सिर्फ एक छोटा सा घर जमाई है, जो कोई भी अभी इसे काट डालेगा मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। क्रो की बात सुनकर चेन के साथ आए आदमियों के मन में लालच आ जाता है। वे लोग एक साथ मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसी समय चेन सामने आकर इन सब के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे देखने दो कि किसकी इतनी हिम्मत है। अगर तुम में से किसी ने भी फिर से मिस्टर जियांग का अपमान किया तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। चलो वापस चलते हैं। तो अब उन सभी लोगों के साथ साथ क्रो भी यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते मेन कैरेक्टर को भर भर के गालियां दे जाता है। कुछ देर बाद हमें एक फोन में न्यूज़ देखने को मिलती है और इमेज देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या न्यूज़ है। इसी फोन के सामने अब वो न्यूज़ बनाने वाले इंसान को भी दिखाया जाता है। वो बड़े आराम से वाइन पीते हुए बोलता है कि हालांकि कल वाली वो फीमेल स्टूडेंट बहुत शरीफ थी, लेकिन उसमें ज्यादा मजा नहीं आया, एक मैच्योर लड़की ज्यादा बेहतर रहती है। इसी समय उसके फोन पर कोई एक इंसान कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया है? तो ये इंसान बोलता है कि मुझे अभी तक वो इंसान नहीं मिला है जिसने मेरे भाई ब्लैक पैंथर को मारा है, लेकिन चाहे वो कोई भी हो मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तो दूसरी ओर का इंसान बोलता है कि तुम सच में अपना असली काम नहीं कर रहे हो और फिर से औरतों की तलाश में बाहर जा रहे हो। तो अब ये इंसान बोलता है कि हुआशिया मार्शल आर्ट्स का जन्म स्थान है और किसी को नहीं पता कि वहां कितने मास्टर छिपे हुए हैं। पलटवार का सामना करने से सावधान रहना। ब्लैक बटरफ्लाई ने ताज़ा खबर भेजी है। कोल्स परिवार द्वारा काम पर रखे गए 3 एस रैंक के हत्यारे पहले ही हुआशिया की सीमा में घुस चुके हैं। दूसरी ओर का इंसान शौक होकर बोलता है कि इतनी जल्दी, ऐसा लगता है कि जुओ क्यूबाई इस बार बच नहीं पाएगा। तो ये इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हुआशिया इस समय डार्क वर्ल्ड के निशाने पर है, ज्यादा दिखावा मत करना। तो वो बोलता है कि रिलैक्स रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और दोस्तों अभी मुझे याद आया कि ये जो इंसान है इसका नाम ब्लैक फैंटम है और ये एक ए रैंक का हंटर है। अब ब्लैक फैंटम के दरवाजे पर एक और इंसान आता है। ब्लैक फैंटम उसको अंदर आने के लिए बोलता है। ब्लैक फैंटम अब पूछता है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जिसकी मेरे भाई को मारने की हिम्मत हुई। तो वो इंसान बोलता है कि उस गंवार का नाम जियांग हाओ है, वो फैंग मिंग के परिवार का घर जमाई है। तो ब्लैक फैंटम पूछता है कि एक घर जमाई में भला कितनी ताकत हो सकती है। तो वो इंसान फोन में यून की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि स्वाभाविक रूप से वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता सेकंड मास्टर। हालांकि इस घर जमाई की मंगेतर फैंगी काफी खूबसूरत है, वो तो जानी मानी सेलिब्रिटीज से भी कम नहीं है। अब यून को देखने के बाद ब्लैक फैंटम बोलने लगता है कि तब मैं इस मंगेतर को पकड़ लूंगा, जियांग हाओ के सामने उसे तड़पाऊंगा और फिर उसे मार दूंगा और उसके बाद उस जियांग हाओ को भी मार दूंगा। ब्लैक फैंटम के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है। कुछ दिनों के बाद मेन कैरेक्टर को एक बाजार में दिखाया जाता है। वो अब चलते चलते लॉन्गयान पवेलियन के सामने आ जाता है। मेन कैरेक्टर अब पवेलियन के अंदर एंटर करके आसपास की पेंटिंग्स को देखने लगता है। इसी समय एक आदमी मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है कि यह हरे देवदार की तस्वीर है जो वू राजवंश के पेंटर झांग गुयांग का काम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए होते हैं और पेंटिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन इसी समय मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जो पेंटिंग है ये नकली है। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर वो आदमी मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि सर, हमारी दुकान एक बहुत पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है, इस तरह का झूठा इल्जाम लगाने के लिए आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेन कैरेक्टर उनको बोलता है कि असली चीज नकली नहीं हो सकती और नकली कभी असली नहीं हो सकती, मुझे तुम पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। वो आदमी मेन कैरेक्टर से बोलता है कि हमारी दुकान से अगर कोई नकली चीज निकल जाए तो हम उसका 3 गुना मुआवजा देते हैं, सैकड़ों सालों में हमने कभी कोई नकली चीज नहीं बेची। तो मेन कैरेक्टर उनको बोलता है कि नकली होने पर 3 गुना मुआवजा, ऐसा है क्या, मुझे ये पेंटिंग चाहिए।
और अपने बॉस से कहो कि वो नीचे आ जाए। इतना बोलने के साथ ही मेन कैरेक्टर एक ही छलांग लगाकर पेंटिंग को दीवार से निकाल लेता है और इस पवेलियन के बॉस के पास जाने लगता है। लेकिन अब वो आदमी मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोलता है कि बॉस 5वीं मंजिल पर एक मीटिंग में है और आज उनके पास मेहमानों के लिए समय नहीं है। मेन कैरेक्टर उनकी एक भी बात नहीं सुनता और सीधा ऊपर जाने लगता है। अब हमें ऊपर एक कमरे में 3 लोगों को एक पेंटिंग की जांच करते हुए दिखाया जाता है। इसी समय मेन कैरेक्टर वहां आ जाता है। सामने से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए सर। तो मेन कैरेक्टर उनके पास आते हुए बोलता है कि मैंने आपकी दुकान से एक नकली पेंटिंग खरीदी है और मैं यहाँ उसका जवाब मांगने आया हूँ। बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जब से मेरा लॉन्गयान पवेलियन खुला है तब से इसकी हर जगह तारीफ ही हुई है, यहाँ कोई नकली चीज कैसे हो सकती है? इसी समय साइड में खड़े हुए दोनों आदमी भी बोलने लगते हैं कि नौजवान, तुमने एक मुसीबत खड़ी कर दी है, जल्दी से माफी मांग लो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, वरना अगर ब्रदर जो सीरियस हो गए तो माफी मांगने के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। तो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि आप ये देखने के लिए इस पेंटिंग की दोबारा जांच कर सकते हैं कि ये नकली है या नहीं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर जांच से ये साबित हो गया कि तुम हमें बदनाम कर रहे हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं आपकी हर सजा भुगतने को तैयार रहूंगा। मेन कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस देखकर बूढ़ा आदमी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर पेंटिंग को अच्छी तरीके से देखता है और गुस्से के साथ बोलता है कि ये पेंटिंग साफ तौर पर असली है। तुम्हें ये कहां से नकली दिख रही है? मेन कैरेक्टर पूछता है कि क्या आप पक्का श्योर हैं? तो बूढ़ा आदमी उन दोनों से भी बोलता है कि तुम दोनों भी इसे देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये नौजवान बाद में ये बात फैला दे कि मेरे लॉन्गयान पवेलियन में तानाशाही चलती है। वो दोनों भी पेंटिंग को देखते हैं और बोलने लगते हैं कि ये सच में झांग गुयांग की एक असली कलाकारी है। मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर हमें बदनाम कर रहे हो या फिर तुम्हें कम जानकारी है और तुम समझदार होने का नाटक कर रहे हो। मेन कैरेक्टर उनकी ऐसी बातें सुनकर बोलता है कि मुझे लगा था कि चूंकि आप लोग खुद को एंटीक दुनिया का एक्सपर्ट कहते हैं तो आपको कुछ तो जानकारी होगी, लेकिन अब लगता है कि आप में कोई खास बात नहीं है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर से बोलता है कि बदतमीज, मैं पहले तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा बेलगाम होते जा रहे हो। कितना घमंडी लड़का है। तो अब मेन कैरेक्टर अपनी उंगली से पेंटिंग के एक हिस्से की ओर दिखाते हुए बोलता है कि यहाँ देखो, ध्यान से देखो कि क्या यहाँ कोई गड़बड़ है। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है कि यहाँ साफ तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये कौन सी चाल चल रहे हो। तो मेन कैरेक्टर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि भले ही ये पेंटिंग नकली है लेकिन इसे बनाने वाले की कॉपी करने की कला कमाल की है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं भी धोखा खा जाता। इस कॉपी की इकलौती कमी यही है कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इसमें कोई भी दाग या गलती नहीं है। लेकिन झांग गुयांग की पेंटिंग्स में कमियां होती हैं। एक नकली चीज हमेशा नकली ही होती है, भले ही वो असली से भी अच्छी बन जाए फिर भी वो नकली ही रहती है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, मैं तुम्हें सच्चाई बताकर ही दम लेने दूंगा। अब सामने वाला आदमी भी बोलता है कि एक कॉपी असली को भी पीछे छोड़ दे, ये क्या बकवास है। बूढ़ा आदमी नीचे कॉल करके बोलता है कि झांग गुयांग की एक असली पेंटिंग और 10 गुना से ज्यादा जूम करने वाला एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मेरे पास ऊपर आ जाओ। बूढ़े आदमी के इतना बोलने के साथ ही कुछ देर बाद हमें झांग गुयांग की एक और पेंटिंग देखने को मिलती है। मेन कैरेक्टर अब बूढ़े आदमी से बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस 10 गुना मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके दोनों को ध्यान से मिला लीजिए। तो अब बूढ़ा आदमी जैसे ही उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि कॉपी बनाने वाले ने तो सच में असली पेंटर को भी पीछे छोड़ दिया है। बीच में खड़ा आदमी बोलता है कि हम बूढ़े लोगों ने दशकों तक कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की पढ़ाई की है, फिर भी हम ये नहीं समझ पाए कि ये एक नकली पेंटिंग है। साइड वाला भी बोलता है कि ये सच में बहुत शर्मनाक है। तो अब इन लोगों की बातें सुनकर मेन कैरेक्टर बूढ़े आदमी से बोलता है कि चूंकि अब यह साबित हो गया है कि ये पेंटिंग नकली है तो आप अपने लॉन्गयान पवेलियन के उस वादे को पूरा कर सकते हैं जिसमें नकली पेंटिंग होने पर कीमत का 3 गुना मुआवजा देने की बात कही गई थी। सही कहा ना? बूढ़ा आदमी भी अब मेन कैरेक्टर को पैसे देने के लिए मान जाता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे इसके बराबर कीमत की कोई एक और पेंटिंग दे सकता है। कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर एक पेंटिंग को देखता है, लेकिन इस पेंटिंग का दाम मेन कैरेक्टर को यहाँ मिल रहे मुआवजे से काफी ज्यादा होता है। तो बूढ़ा आदमी मेन कैरेक्टर को ये पेंटिंग ऐसे ही दे देता है। जब मेन कैरेक्टर इस मेहरबानी का कारण पूछता है तो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो तो बस उससे दोस्ती करना चाहता है। मेन कैरेक्टर भी इस बात से मान जाता है और दोस्ती के नाते पेंटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और पेंटिंग को लेकर सीधा फैंग हाउस की ओर जाने लगता है। मेन कैरेक्टर के यहाँ से जाते ही वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि इस जियांग हाओ की नंगी आंखों से देखने की क्षमता आम लोगों से 10 गुना ज्यादा है। इसकी लड़ने की ताकत भी यकीनन बहुत ही बेहतरीन होगी। सिर्फ 8 लाख में ऐसा दोस्त बनाकर असल में मैंने ही एक बहुत बड़ा फायदा उठाया है। बूढ़े आदमी के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है और अब फैंग परिवार की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी मेंबर खाना खा रहे होते हैं। अंकल फैंग मेन कैरेक्टर को भी खाना खाने के लिए बुलाते हैं। इसी समय दादाजी पूछते हैं
हैं कि जियांग हाओ, क्या तुम्हारे हाथ में कोई कैलीग्राफी पेंटिंग है? मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि हाँ, मैंने इसे अभी अभी लॉन्गयान पवेलियन से खरीदा है। दादाजी शौक होकर दोबारा से पूछते हैं कि तुम झो चांगशेंगे की दुकान में कैसे घुसे? एंटिक स्ट्रीट पर आजकल बहुत सारी नकली चीजें मिलती हैं, तुम युवाओं को धोखा नहीं खाना चाहिए, मुझे देखने दो। तो मेन कैरेक्टर खाना खाते हुए बोलता है कि आप बेफिक्र रहें सर, मैंने इसकी जांच कर ली है और ये असली है। इसी समय मिस फैंग बोलती है कि भले ही ये असली हो, लेकिन एक पेंटिंग खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फैंग परिवार तो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है। तो साइड से हाओमिंग बोलता है कि मॉम, हाओ ने मुझे एक रेस जीतने में मदद की थी। लेकिन वो अभी और कुछ बोल पाता, मिस फैंग चिल्लाते हुए हाओमिंग को चुप करवा देती है। तो अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लॉन्गयान पवेलियन में एक नकली पेंटिंग मिल गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा मुआवजा दिया और बाकी के पैसों में एल्डर झो ने मेरी मदद की, ये कहकर कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दादाजी बोलते हैं कि ये सब झूठ है, झो चांगशेंगी एंटीक दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती है, उन्हें तुम्हारे जैसे एक जूनियर की मदद की क्या जरूरत पड़ेगी? अब तो साइड से आग में घी डालते हुए मिस फैंग भी बोलती है कि डैड, बात ये नहीं है कि मुझे जियांग हाओ के गरीब होने से दिक्कत है, लेकिन उसका इस तरह से बड़ी बड़ी हाँकना और बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना ये दिखाता है कि उसके कैरेक्टर में खोट है। मेरी यून इससे शादी नहीं कर सकती। इन लोगों की बकवास सुनने के बाद मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। अंकल फैंग मेन कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनता और चुपचाप वहां से जाने लगता है। इस बार अंकल फैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझ पर जियांग हाओ के डैड का एक एहसान है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं बाद में मौका देखकर उससे अच्छे से बात करूंगा। अंकल फैंग के इतना कहने के साथ ही सीन दोबारा से उसी पवेलियन की ओर आता है। बूढ़ा आदमी अब हान फैंग नाम के एक लड़के से पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? तो हान फैंग बोलता है कि मास्टर, वो जियांग हाओ सच में फैंग परिवार का घर जमाई है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हान फैंग, मुझे पता है कि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि तुमने 30 साल की उम्र पार करते ही ब्लड और क्यूआई कल्टीवेशन की शुरुआती स्टेज हासिल कर ली है, लेकिन जियांग हाओ को बिल्कुल भी कमजोर समझने की गलती मत करना, ये बात याद रखना। हान फैंग बोलता है कि मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं उसे कमजोर समझ रहा हूँ, लेकिन फैंग वानमिंग को छोड़कर फैंग परिवार में हर कोई इस घर जमाई को नीची नजर से देखता है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हान फैंग, मेरे लिए एक काम करो। बूढ़े आदमी के इतना बोलने के साथ ही सीन अब फैंग परिवार की ओर शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब हान फैंग भी मौजूद होता है। दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम कह रहे हो कि ये एक इनविटेशन है जो एल्डर झो ने तुम्हें देने के लिए कहा है, जिसमें हमारे फैंग परिवार के हर एक सदस्य को अगले महीने की 10 तारीख को झो परिवार के बैंक्वेट में शामिल होने का न्योता दिया गया है? हान फैंग हाँ में जवाब देता है। तो अब अंकल फैंग बोलने लगते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एल्डर झो ने हम सभी को इस फैमिली बैंक्वेट में क्यों बुलाया है? तो अब हान फैंग थोड़े गुस्से के साथ बोलता है कि इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम लोग नहीं जाना चाहते? मिस फैंग बातों को संभालते हुए बोलती है कि नौजवान, गुस्सा मत होइए, ये तो बस हमारे फैंग परिवार की एक जिज्ञासा थी। तो हान फैंग आगे से पूछता है कि जियांग हाओ घर पर क्यों नहीं है? अचानक से मेन कैरेक्टर के बारे में सुनने के बाद अंकल फैंग पूछते हैं कि तुम जियांग हाओ को जानते हो? और मन में सोचते हैं कि फैंग परिवार हमेशा से झो परिवार के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। झो परिवार ने ऐसे समय में खुद किसी को इन्विटेशन देने के लिए क्यों भेजा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हाउजी झूठ नहीं बोल रहा था? इसी समय हान फैंग अंकल फैंग से बोलता है कि घर जमाई जियांग हाओ का नाम पूरे वुलिंग शहर में फैल चुका है, कौन है जो उसे नहीं जानता? और हान फैंग के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है और अब हमें मेन कैरेक्टर को एक जगह पर खाना खाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसी समय उसके सामने ब्लैक फैंटम आ जाता है और उसकी प्लेट से एक मोमो उठा लेता है। मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि वो स्टीम्ड बन मैंने खरीदा है, तुमने मेरी इजाजत के बिना उसे क्यों खाया? तो ब्लैक फैंटम मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम अपना एक स्टीम्ड बन खाए जाने पर इतने गुस्सा हो, तुमने मेरे भाई को मार डाला, उस हिसाब को हम कैसे चुकता करेंगे? मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है? तो ब्लैक फैंटम जवाब देता है कि उसका भाई ब्लैक पैंथर है, जिसको कि मेन कैरेक्टर ने उस दिन मार दिया था। इतना बोलने के साथ ही ब्लैक फैंटम यहाँ से जाने लगता है और मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए मन में सोचता है कि ब्लैक फैंटम की नजरों में फैंग परिवार मेरी कमजोरी है, वो यकीनन सबसे पहले उन्हीं पर हमला करेगा। अंकल फैंग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे यहीं रुकना होगा, मैं अभी अपने मास्टर से मिलने नहीं जा सकता। मेन कैरेक्टर इतना सोच ही रहा था कि इसी समय यहाँ पर छोटी बेटी आ जाती है और वो अपने साथ अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को भी लेकर आई होती है। मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी क्लास ढंग से अटेंड करो और इन आवारा लोगों के साथ घूमना बंद करो। ये बात सुनने के बाद दोस्त भड़क जाते हैं और मेन कैरेक्टर को बोलने लगते हैं कि इसकी हमें बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या ये अपनी जिंदगी से ऊब गया है? तो अब मेन कैरेक्टर उनकी ओर उंगली करते हुए बोलता है कि ये बदनामी है या नहीं, ये बात तुम अपने दिलों में अच्छी तरह जानते हो, ये लोग ड्रग्स के मामलों में शामिल हैं, ये आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाएंगे। इतना बोलने के साथ ही मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मेन कैरेक्टर को एक सबक सिखाने की बात कर रहा होता है। सीन दोबारा से चेंज होता है, अब मेन कैरेक्टर एक गली से कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर छोटी बेटी के साथ उसके वो लुच्चे लफंगे दोस्त भी मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर उन सभी
सभी को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो अभी उन लोगों को कुछ बोलता। इसी समय हमें काफी सारी गाड़ियां मेन कैरेक्टर के सामने आती हुई दिखाई देती हैं। एक गाड़ी में से एक आदमी काफी सारे बंदों को लेकर मेन कैरेक्टर का रास्ता रोक लेता है। सामने खड़े इंसान को देखने के बाद वो लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं। छोटी फैंक पूछती है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, तो साइड से एक लड़का बोलता है कि तुम्हारे कुंवारे जीजा ने पक्का लॉर्ड लेई को नाराज किया होगा और लॉर्ड लेई ने ब्रदर क्रेजी को बदला लेने के लिए भेजा है। तो व्हाइट हुडी वाला भी बोलता है कि ब्रदर क्रेजी लॉर्ड लेई का सबसे खास और नंबर 1 हथियार है। तुम्हारे कुंवारे जीजा तो अब बड़ी मुसीबत में हैं। छोटी फैंग थोड़ा परेशान होकर उन लोगों से बोलती है कि भले ही मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन आखिरकार वो मेरा जीजा है। जल्दी जाओ, ब्रदर क्रेजी से मिन्नतें करो और उससे कहो कि वो जियांग हाओ को जाने दें। लेकिन वो लड़का इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और तो और ये भी बोलता है कि अगर वो मर गया तो क्या तुम्हारी बहन को उससे शादी करने से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। सीन अब मेन कैरेक्टर की ओर आता है। मेन कैरेक्टर सामने खड़े उस सो कॉल्ड ब्रदर क्रेजी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्रदर क्रेजी बोलता है कि हमें क्या चाहिए, तुम्हारी वजह से लॉर्ड लेई के बेटे शियाओहू की गाड़ी पलटी और वो घायल हो गया, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ तुम्हारी नसें काटने और तुम्हें अपाहिज बनाने आए हैं। तो मेन कैरेक्टर पूरे एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा और हिलूंगा भी नहीं, आओ और मुझ पर वार करो। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनने के बाद ब्रदर क्रेजी मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। छोटी फैंग ये देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अब मेन कैरेक्टर आगे से ब्रदर क्रेजी को सिर्फ एक लात मारता है और वो सीधा उड़ने लगता है और पीछे डस्टबिन से जा टकराता है। उसके साथ ही उसको उठाते हुए बोलने लगते हैं कि 2 मुक्के 4 हाथों को नहीं हरा सकते, भाइयों एक साथ हमला करो। लेकिन अब ब्रदर क्रेजी मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए और दर्द भरी आवाज में बोलता है कि जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, हम इसके बराबर नहीं हैं। देखते ही देखते वे लोग अब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जिस रास्ते से आए थे उसी तरफ वापस लौट जाते हैं।